अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज हमने इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है उसको स्टडी करना है। तो सेकंड जो हमारी एप्लीकेशन है वो है सिंपल पेंडुलम। तो ये जो है ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन है। पहले हमने जो बात की थी वो टॉर्शनल पेंडुलम की बात की थी। तो वर्ड सिंपल से क्या मुराद है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हम सिंपल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमने वो फोर्स कंसिडर करनी है दैट इज़ नेसेसरी फॉर मूवमेंट, जो कि पेंडुलम को मूव करवाने के लिए ज़रूरी है, और बाकी जितने भी डिसिपेटिव फोर्सेस हैं उनको हमने इग्नोर कर देना है। तो इसलिए हम जो सिंपल पेंडुलम है उसमें एक जो पार्टिकल लेते हैं वो पॉइंट मास होता है, नेग्लिजिबल ऑफ मास, जो हमारा आइडियल सिंपल पेंडुलम होता है, और जिसको हमने एक स्पोर्ट के साथ हैंग किया हुआ है। तो उस स्पोर्ट को हमने फ्रिक्शन लेस लेना है ताकि जो फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो सकें। और दूसरा, जिस स्ट्रिंग के साथ हमने उसको हैंग करना है वो स्ट्रिंग मैसलेस होनी चाहिए ताकि उसकी मैस का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो इफ़ेक्ट है वो भी ना हो। तो इसलिए जो हमारा पेंडुलम होगा उसमें हमने मैसलेस स्ट्रिंग जो है वो लेनी है। और दूसरा, उसमें जो स्ट्रिंग की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कि ये इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, यानी जब पेंडुलम मूव करे तो उसकी जो लेंथ है वो चेंज ना हो, क्योंकि लेंथ के चेंज होने से दूसरे इलास्टिक इफ़ेक्ट्स भी बीच में शामिल हो जाते हैं। तो ये वो एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हमने ख़त्म करना है। तो इसलिए हम जो है वो अपनी पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम का नाम देते हैं। तो इसको अब हम सिंपली जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा मेटालिक बॉब दैट इज़ स्मॉल हमने उसको इसलिए लिया है ताकि जो एयर फ्रिक्शन की वजह से ड्रैग फोर्स है वो उस पर कम से कम हो, आइडियली वो ख़त्म हो सके। और जो स्ट्रिंग है इट मस्ट बी लाइट, राउंड अबाउट मैसलेस कह लें आप इसको, और नॉट स्ट्रेचेबल। तो कोई भी स्ट्रेचेबल नहीं है, अनस्ट्रेचेबल नहीं है, किसी न किसी में कुछ ना कुछ हद तक जो है वो स्ट्रेचिंग होती ज़रूर है। लेकिन जब हम सिंपल की बात करेंगे तो हमने सिंपली वो लेनी है जिसमें स्ट्रेचिंग ना हो या कम से कम हो। तो फिर अगर हम ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए एक पेंडुलम को डिज़ाइन करें तो उसको हम सिंपल पेंडुलम जो है वो कह सकते हैं। तो ये तो हो गया कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है और उसको सिंपल क्यों कहते हैं। तो अब हम जब इसको डिज़ाइन कर लेते हैं तो इसकी अब मूवमेंट को हमने स्टडी करना है। तो यहाँ पर हमने ये बताना है कि जो सिंपल पेंडुलम है इसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक ही है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि जब हम सिंपल पेंडुलम को उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहाँ से हम उसको यहाँ तक जो है वो लेके जाते हैं, इस पॉइंट तक लेके जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट बी कह देते हैं, और ये वाला पॉइंट था उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन का, इसको हम पॉइंट ए कह देते हैं। तो व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, तो इट मेक्स एंगल थीटा विद इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जो x है वो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसको आप ये इस तरह जो है वो ले सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम x कह देते हैं। तो ये हमारे पास है। तो जब हम इस पेंडुलम को
बॉब को यहाँ पे रखते हैं तो इस पोजीशन पे इसके ऊपर दो फोर्सेस जो हम अमल कर रही हैं, एक फोर्स उसके ग्रेविटेशनल वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इस एरो से डेजिग्नेट की गई है, और दूसरा जो है वो हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन की फोर्स है, तनाव की फोर्स है जो इसमें पैदा हो रही है, और ये लॉन्ग द स्ट्रिंग जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, जबकि जो हमारी वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो एक्ट कर रही है। तो अब डायग्राम से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, जबकि जो टेंशन है ये वो वेट के अपोजिट नहीं है बल्कि अलॉन्ग द स्ट्रिंग है, लिहाजा ये वाली जो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं करती। तो बैलेंस पार्ट क्या होता है और मूविंग पार्ट क्या होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे बॉब को डाउनवर्ड पुल करती है, उस फोर्स के हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो दो कंपोनेंट्स हम जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं, ये हमारी उसकी जो है बेस लाइन है। तो हम क्या करते हैं कि उसकी जो टेल है वहाँ से एक वेक्टर जो है वो ड्रॉ करते हैं ये, और दूसरा जो है वो ये ड्रॉ करते हैं। तो चाहे आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें या इधर ड्रॉ कर लें तो एक ही बात है। तो ये वाला जो अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट एक्ट कर पार्ट है वो हमारा एम जी कॉस थीटा है, और ये वाला जो परपेंडिकुलर पार्ट है वो हमारा जो है वो एम जी साइन थीटा है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा टेंशन फोर्स है और ये हमारा जो है वो वेट फोर्स है। तो दोनों, लेकिन ये वेट फोर्स पूरी नहीं, ये वेट फोर्स का ये वाला कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा। तो ये दोनों जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब चूँकि इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों कंपोनेंट जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये बैलेंस कर रहे हैं, यानी इनकी बॉब की जो मूवमेंट है अलोंग द स्ट्रिंग अप एंड डाउन नहीं है, यानी बॉब जो है वो हमारा ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रहा, तो इसलिए इसकी जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल, देयर इज़ नो नेट एक्सेलरेशन अलोंग टेंशन टी और एम जी कॉस थीटा। तो डायग्राम से हम ये देख सकते हैं कि ये वाली जो फोर्स है एम जी साइन थीटा, ये वो फोर्स है जो कि हमारी जो बॉब है उसको उसकी जो मेन पोजीशन है वहाँ तक लेके आ रही है, यानी ये वाली जो मेन पोजीशन है तो यहाँ तक लेके आ रही है, जिसको हमने पोजीशन ए का जो है वो नाम दिया था। तो बी पोजीशन से पोजीशन ए की तरफ जो फोर्स लेके आ रही है वो हमारी ये वाली फोर्स है, लिहाजा जो रेस्टोरिंग फोर्स होगी जो मोशन काज कर रही है बॉब में, वो जो हमारी जो वेट फोर्स है उसका एम जी साइन थीटा वाला जो है वो पार्ट है। अब इसकी डायरेक्शन चूँकि टुवर्ड्स मीन पोजीशन है इसलिए हमने यहाँ पे इसका जो है वो नेगेटिव साइन जो है लिया है, और अगर हम कंपोनेंट्स के हिसाब से देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग दिस डायरेक्शन होगी, तो इसलिए हमने इसको माइनस एम जी साइन थीटा कहा है। तो फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए जो हम एम्पलीट्यूड रखते हैं अपने पेंडुलम का वो नहायत स्मॉल रखते हैं। तो जब उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो जो एंगल होगा जो उसका इनिशियल पोजीशन से बनेगा वो भी कम होगा। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स जो साइन थीटा की वैल्यू है ये थीटा के इक्वल होती है, लिहाजा जब हम इसमें ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो अब इसमें जो थीटा है इसकी वैल्यू हमने पुट की है और ये रिलेशन आप पढ़ चुके हैं इस फॉर्म में S इक्वल्स टू आर थीटा। तो इसमें S जो है ये हमारी आर्क लेंथ होती है, यहाँ पे जो आर्क लेंथ है वो हमारी x है, और जो रेडियस है सर्कल का वो हमारी ज़ाहिर बात है कि जो पेंडुलम की लेंथ है वो है, और थीटा जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। तो हम थीटा की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो रिस्टोरिंग फोर्स है
जो कि पेंडुलम को अपनी मीन पोजीशन पे लेके आ रही है। अब चूंकि ये वाली फोर्स बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, लिहाजा यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, यानी F इक्वल्स टू एम ए। तो ये जो है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है उसको हमने कंपेयर किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। इसको मज़ीद सिंपलीफाई किया तो हमारा m जो है वो m से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 5 बन गई। तो अब अगर हम पेंडुलम की लेंथ जो वो चेंज ना करें और g ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये सारे का सारा फैक्टर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब हम कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें ये बता रही है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दीज बोथ दीज आर अपोजिटली डायरेक्टेड। और यही हमारी जो है वो सिंपल पेंडुलम की सिंपल हार्मोनिक मोशन की रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। तो अब जब हम उसको रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पेंडुलम की मूवमेंट की बन जाती है। और जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लिहाजा हमने ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो कॉस फंक्शन है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है जो इस इक्वेशन के अंदर प्रॉपर्टी है। लिहाजा इसको हम अपने जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6, उसका सोल्यूशन कह सकते हैं। तो जब हम अपनी इक्वेशन नंबर जो 5 है, जो भी हमने प्रीवियसली देखी है, उसको जो सिंपल पेंडुलम की सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है रिक्वायर्ड कंडीशन, उसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो मेगा की वैल्यू जो है वो आ जाती है। मेगा जो है वो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और जो टाइम पीरियड है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन है वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, t इक्वल्स टू 2 पाई ओवर मेगा। तो इसके अंदर मेगा की हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो रिलेशन है वो टाइम पीरियड का आ जाएगा। तो ये उस वक्त पॉसिबल है जब हमारी जो ऑसिलेशंस हैं वो बहुत स्मॉल हों। तो अगर ऑसिलेशंस हैं वो स्मॉल नहीं हैं तो फिर जो टाइम पीरियड का रिलेशन है वो हमारे पास ये आ जाता है। तो इसको हम प्रूव करते हैं हर क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर उसकी प्रूफ जो है वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसको हम एज इट इज़ जो है वो देखेंगे। तो इसमें जो थीटा एम है ये हमारा मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें जो हम चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट टी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन थीटा एम, कि अगर थीटा एम को हम इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारी टी है, जो टाइम पीरियड है वो जो है वो भी इंक्रीज़ करेगा। However, successive terms become smaller and smaller, so their effect on value of t is almost negligible. तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मिलते हैं फिर।